कभी कभी मुझे भी कुछ चीजें कचोटती। 75 में पत्रकारिता की शुरुआत होती है और उसी साल चले जाते। उस रात की जो घटना अम्मा ने बताई थी, उससे ऐसा लगता है कि शायद डॉक्टर अगर वक्त पे आ जाता तो जैसे धनंजय जी या जैसे बाकी लोग बाल कवि बैरागी या जैसे और अम्मा भी 80-85 तक चली। अब ये हालांकि प्रश्न बेमानी हो सकता है, लेकिन मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ कि उस रात हुआ क्या था? क्या वाकई में इलाज ठीक नहीं मिल पाया? ऐसा अम्मा ने कहा। नहीं, ये लोग उस दिन एक पार्टी से लौटे थे और कुछ देर बाद एक हमारे गांव की एक सज्जन थे, वो एक समस्या लेके उनके पास आ गए। पार्टी से लौटे थे, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, और चूंकि उन्होंने कहा कि चाचा बड़ी थानेदार बहुत परेशान कर रहा है, तो अम्मा ने मना भी उनसे किया कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जाने की जरूरत है। उन्होंने नहीं राजो, जरूरी है, ये बच्चा बड़ी उम्मीद से आया है, मुझे जाना पड़ेगा। ये वो गए और फिर थाने में चूंकि उनके थोड़ा रसूख थे तो अपना मामला निपटा और रुक गया है। तब तक उनकी तबीयत और गड़बड़ हो चुकी थी। वो लेटे तो उन्हें बहुत पेन हुआ, तो अम्मा ने मुझे जगाया क्योंकि एक बज चुका था। मैं गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को भेज गया और डॉक्टर ने उन्हें देखा और उन्होंने उनको जो भी दवाई देनी थी दवाई दी, और फिर उन्होंने कहा कि भाई यदि ये पेन बढ़ता है तो आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उस समय जैसे आप सहज टैक्सियां उपलब्ध होगी 75 की, आप करना करें ना, तो आपको कोई टैक्सी मिलती थी और ना अस्पतालों में इस तरह की सुविधा थी कि फोन करो और एम्बुलेंस आपके पास आ जाए, ये नहीं होता। तो मैं दौड़ा एक अस्पताल, 1250 का जो अस्पताल है वहां में दौड़ा, तो वहां मैंने देखा एक ही एम्बुलेंस थी और वो सारी की सारी वो अपने उस पर खड़ी हुई थी, ईंटों पर खड़ी हुई थी, उस पर फंक्शनल नहीं थी वो सारी। मैं दौड़ के टैक्सी स्टैंड गया तो वहां पर कोई टैक्सी नहीं थी, क्योंकि जाहिर दो एक आध तो होती थी जो चलती थी। तो ये सही है कि यदि आज जैसी सुविधाएं होती तो संभावना थी कि शायद बच भी जाते, पर मुझे लगता है कि वो जितनी मतलब जिस शिद्दत से उस दौर की तकलीफों को, सारी परेशानियों को महसूस कर रहे थे, वो इतनी ज्यादा मतलब उस पूरी मतलब आप देखिए तरह तरह के विरोध थे, अंतर विरोध थे उनमें भी। मतलब एक तरफ ये है कि वो सारे हालात को लेकर बहुत परेशान थे, बहुत उद्वेलित थे, वो सारी चीजें लिख रहे हैं। एक तरफ सरकारी नौकरी होते हुए सरकार के विरोध में लिख रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन कॉल हो रहे हैं। एक जो मतलब एक ही समाज की पीड़ा, आम आदमी की पीड़ा को लेकर परेशान तो है ही, साथ में जब वो लिख रहे हैं तो सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। वो कभी हिंदी कविता को छोड़कर गजल की तरफ आते हैं, तो हिंदी कवि जो है वो लाठी लेके उनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो हिंदी की आलोचना जो करके जो है गजलों की तरफ आए थे, और गजलों में जो है उर्दू द्वारा जितने भी लोग थे वो उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को मुझे लगता है कुल मिला के असर रहा होगा, वरना 42 साल में मरने की उम्र नहीं होती। ठीक कहा आपने, 42 साल उम्र कुछ नहीं होती। तो हम लोग अपनी पत्रकारिता को 50 साल और आपने भी लंबा समय बिताया है। हमने आज के सत्र में केवल दुष्यंत जी की कविताओं को इसलिए शामिल किया है या पद्य को शामिल किया है क्योंकि कल का जो एक सत्र है उसमें भी हम दुष्यंत जी की कुछ रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, कुछ बात करेंगे। कल गद्य पर बात करेंगे, उनके नाटक पर बात करेंगे, उनकी कहानी पर बात करेंगे, उनके उपन्यास पर बात करेंगे, उनके रेडियो नाटकों पर बात करेंगे। तमाम साहित्य जो उन्होंने रचा है, ये तो बहुत उसकी एक वानगी थी। असल बात तो हम कल करेंगे। और दूसरी बात, मैं एक अपनी व्यक्तिगत रिश्ते की बात करता हूँ दुष्यंत जी से कि अभी उस दिन संजय वन साहब ने फोन किया तो दुष्यंत जी का नाम लिया। मैंने कहा आप तुम कहेंगे तो सर के बल चल के आएंगे, दुष्यंत जी के नाम पे मैं मना नहीं कर सकता ना, चाहे कोई भी व्यस्तता हो, सारी व्यस्तताएं, मैंने शायद यही बात कही थी आपसे कि सारी व्यस्तताएं एक तरफ, दुष्यंत जी एक तरफ। तो मैं भारत का अकेला फिल्मकार हूँ जिसने 50 से ज्यादा बायोपिक बनाई हैं, लेकिन जो दुष्यंत जी के साथ के पर कार्यक्रम बनाने में आया है इस कसक के साथ कि मैं उनको देख ना सका। अभी 2 दिन पहले सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक मनवानी स्टूडियो है
उसके एक सज्जन मालिक जो है 75 साल के हो गए हैं, उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि भाई साहब 75 में वो दुष्यंत जी कब आए थे, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा फेसबुक पे, और वो जब आए थे तो वो रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई है जिसमें उसमें हरिवंश राय बच्चन भी हैं, मेरा ख्याल है उसमें, और भवानी भाई हैं, और रमानाथ अवस्थी हैं, दुष्यंत जी हैं। तो मैंने कहा कि आप उस रिकॉर्डिंग को संभाल के रखो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, उस जमाने में वीडियो नहीं आया था। लेकिन मेरा एक ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि विश्वविद्यालयों में ऐसे पूर्वजों का, पुरखों का डॉक्यूमेंटेशन करिए, अन्यथा नई नस्लों तक, नई पीढ़ियों तक कौन बताएगा। हम लोगों ने तो उनको सुन लिया, जान लिया, लेकिन अब बहुत जरूरी है आगे ले जाना। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। जो जहां भी जिस विश्वविद्यालय में जाएं, कम से कम ऐसे पुरखों पर एक पाठ्यक्रम में तो शामिल करें, कुछ चीजें तो शामिल करें, ताकि हम खो न दें आने वाले जनरेशंस के लिए। हम ये बस में यही कहने के बाद आप में से किसी का प्रश्न हो तो हमसे बात कर सकते हैं।